आज का टॉपिक एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 KCC 8 से है और उसमें हमें पढ़ना है क्षेत्रीय संगठनों के बारे में। हम आपसे आसियान के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ईसी यूरोपियन कम्युनिटी या यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन कम्युनिटी ही बाद में जाकर के यूरोपियन यूनियन बन जाता है। तो बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसका आरंभ 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। तब से इसमें सदस्य देशों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसकी नीतियों में भी परिवर्तन होता रहा है। 1993 के maastricht संधि द्वारा इसके आधुनिक वैधानिक स्वरूप की नींव रखी गई। दिसंबर 2007 में लिस्बन समझौता जिसके द्वारा इसमें और व्यापक सुधारों की प्रक्रिया 1 जनवरी 2008 से शुरू की गई। यूरोपीय संघ सदस्य राष्ट्रों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है एवं इसके कानून सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होता है, जो सदस्य राष्ट्र के नागरिकों की 4 तरह की स्वतंत्रताएं सुनिश्चित करता है: लोगों, सामान, सेवाएं एवं पूंजी का स्वतंत्र आदान प्रदान। संघ सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए एक तरह की व्यापार, मत्स्य, क्षेत्रीय विकास की नीति पर अमल करता है। 1999 में यूरोपीय संघ ने साझी मुद्रा यूरो की शुरुआत की, जिसे 15 सदस्य देशों ने अपनाया। संघ ने साझी विदेश सुरक्षा न्याय नीति की भी घोषणा की। सदस्य राष्ट्रों के बीच स्लेगन संधि के तहत पासपोर्ट नियंत्रण भी समाप्त कर दिया गया। यूरोपीय संघ में लगभग 500 मिलियन नागरिक हैं एवं यह विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 31% योगदान करता है, जो 2007 में लगभग 16.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। यूरोपीय संघ समूह 8 संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व व्यापार संगठन में अपने सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यूरोपीय संघ के 21 देश नाटो के भी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण संस्थाओं में यूरोपियन कमीशन, यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ परिषद, यूरोपीय न्यायालय एवं यूरोपियन सेंट्रल बैंक इत्यादि शामिल हैं। यूरोपियन संघ के नागरिक हर 5 वर्ष में अपनी संसदीय व्यवस्था के सदस्यों को चुनती हैं। यूरोपीय संघ का वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब कैसे बना, क्या बैकग्राउंड था या क्या इतिहास रहा है यूरोपियन संघ का, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों में एकता के पक्ष में माहौल बनना शुरू हुआ, जिसे लोग अति राष्ट्रवाद के फलस्वरूप उपजे परिस्थितियों से पलायन के रूप में देखते थे। यूरोप के एकीकरण का सबसे पहला सफल प्रस्ताव 1951 में आया, जब यूरोप में कोयला एवं स्टील उद्योग लॉबी ने लामबंदी शुरू की। यह मुख्यतः सदस्य राष्ट्रों, खासकर फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी में कोयला और इस्पात उद्योग को एकीकृत नियंत्रण में लाने का प्रयास था। ऐसा खासकर इसलिए सोचा गया ताकि इन 2 राष्ट्रों में संघर्ष की स्थिति भविष्य में न हो। इस लॉबी के कर्ता धर्ता ने तभी से संयुक्त राज्य यूरोप की परिकल्पना के रूप में प्रचारित किया। यूरोपीय संघ के अन्य संस्थापक राष्ट्रों में बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड प्रमुख है। इस सांगठनिक प्रयास के बाद 1957 में 2 संस्थाएं गठित की गईं, जिनमें यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी एवं यूरोपीय परमाणु ऊर्जा कम्युनिटी प्रमुख थे। इन संस्थाओं का उद्देश्य नाभिकीय ऊर्जा एवं आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करना था। 1967 में उपरोक्त तीनों संस्थाओं का विलय होकर एक संस्था का निर्माण हुआ, जिसे यूरोपियन कम्युनिटी के नाम से जाना गया। 1973 में इस समुदाय में डेनमार्क, आयरलैंड एवं ब्रिटेन का पदार्पण हुआ। नॉर्वे भी इसी समय इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन जनमत संग्रह के विपरीत परिणामों के कारण उसे सदस्यता से वंचित रहना पड़ा। 1979 में पहली बार यूरोपियन संसद का गठन हुआ और इसमें लोकतांत्रिक पद्धति से सदस्य चुने गए।
यूनान, स्पेन एवं पुर्तगाल 1980 में यूरोपियन संघ के सदस्य बने। 1985 में स्लेगन संधि संपन्न हुई, जिसके बाद सदस्य राष्ट्रों के नागरिकों को एक दूसरे के राष्ट्र में बगैर पासपोर्ट के आना जाना शुरू हुआ। 1986 में यूरोपियन संघ के सदस्यों ने सिंगल यूरोपियन एक्ट पर हस्ताक्षर किए और संघ का झंडा वजूद में आया। 1990 में पूर्वी जर्मनी का पश्चिम जर्मनी में एकीकरण हुआ। maastricht की संधि 1 नवंबर 1993 से प्रभावी हुई। maastricht की संधि के बाद यूरोपियन कम्युनिटीज अब आधिकारिक रूप से यूरोपियन कम्युनिटी बन गया, जिसमें एकीकृत रूप से विदेश नीति, पुलिस एवं न्याय व्यवस्था के मसलों पर एक जैसी नीतियां अपनाई जाने लगी। 1995 में संघ में ऑस्ट्रिया, स्वीडन एवं फिनलैंड भी आ जुड़े। 1997 में maastricht संधि का स्थान एम्स्टर्डम संधि ने ले लिया, जिसके बाद विदेश नीति एवं लोकतंत्र संबंधी नीतियों में व्यापक परिवर्तन हुए। एम्स्टर्डम के पश्चात 2001 में नीस की संधि आई, जिससे रोम एवं maastricht में हुए संधियों में सुधार किया गया, जिससे पूर्व में संघ के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2002 में यूरो को 12 सदस्य राष्ट्रों ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकार किया। 2004 में 10 नए राष्ट्रों का इसमें और जुड़ाव हुआ, जो ज्यादातर पूर्वी यूरोपीय देश थे। 2007 के प्रारंभ में रोमानिया एवं बुल्गारिया ने यूरोपीय संघ की सदस्यता ग्रहण की और स्लोवानिया ने यूरो को अपनाया। 1 जनवरी 2008 को माल्टा एवं साइप्रस ने भी यूरोपीय संघ में प्रवेश लिया। यूरोपीय संघ के गठन के लिए 2004 में रोम में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य पिछले सभी संधियों को नकार कर एकीकृत कर एकल दस्तावेज तैयार करना था, लेकिन ऐसा कभी संभव न हो सका, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए कराए गए जनमत सर्वेक्षण में फ्रांसीसी एवं डच मतदाताओं ने इसे नकार दिया। 2007 में एक बार फिर लिस्बन समझौता हुआ, जिसमें पिछली संधियों को बगैर नकारे हुए इसमें सुधार किए गए। जनवरी 2009 में इस संधि के प्रावधानों को पूरी तरह लागू कर दिया गया। 20 जनवरी 2016 को ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने ब्रिटेन की यूरोपीय संघ में सदस्यता पर जनमत संग्रह कराने की घोषणा की। 23 जून को हुए इस जनमत संग्रह का परिणाम ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में आया। इसे यूरोपीय संघ की एकता के लिए गहरे आघात के रूप में देखा गया और अभी हाल में ही ब्रिटेन ने यह निर्णय लिया कि वो यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा। लिस्बन संधि के अनुसार ब्रिटेन के पास अलगाव की प्रक्रिया के लिए 2 वर्ष थे। वो 2 वर्ष अभी पूरे हो गए हैं और ब्रिटेन ने इससे अलग होने का निर्णय लिया है। यूरोपीय परिषद द्वारा यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए इसकी सदस्यता की भी कुछ शर्तें हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यूरोपीय परिषद द्वारा यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए कोपेनहेगन पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिसके अनुसार स्थायी लोकतंत्र जिसमें मानवाधिकारों एवं न्याय पर आधारित शासन व्यवस्था हो, एक कार्यकारी बाजार व्यवस्था हो जो संघ के अंतर्गत प्रतियोगिता को बढ़ावा देता हो एवं संघ की नीतियों का पालन करने की वचनबद्धता रखता हो, ऐसे राष्ट्रों को इसकी सदस्यता दी जाएगी। पश्चिम यूरोप के 4 राष्ट्रों ने संघ की सदस्यता न लेकर आंशिक रूप से संघ की आर्थिक व्यवस्था में शामिल हैं, जिनमें आइसलैंड, लिechtenstein एवं नॉर्वे प्रमुख हैं, एवं स्विट्जरलैंड ने भी द्विपक्षीय समझौते के तहत ऐसा स्वीकार किया है। यूरो का प्रयोग एवं अन्य सहयोग वे कर सकते हैं। अक्सर यूरोपीय अब राजनीति के बारे में क्या इसका राजनीतिक पहलू है उसके बारे में बात करते हैं। अक्सर यूरोपीय संघ की राजनीति को 3 तत्वों में सबसे ज्यादा संचालित माना जाता है, जिससे पिलर्स या स्तंभ कहा जाता है। यूरोपीय कम्युनिटी की पुरानी नीतियों को इसका पहला स्तंभ कहा जाता है। दूसरे स्तंभ के रूप में संयुक्त विदेश एवं सुरक्षा नीति का नाम लिया जाता है, जबकि तीसरा स्तंभ पहले तो न्यायिक एवं घरेलू मामला हुआ करते थे, लेकिन एम्स्टर्डम एवं नीस के समझौते के बाद पुलिस एवं आपराधिक मामलों में सहयोग पर ज्यादा केंद्रित हो गया है। मोटे तौर पर कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखते हुए दूसरा एवं तीसरा स्तंभ महत्वपूर्ण हो गया है। इस समय यूरोपियन यूनियन के समक्ष 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। पहला, यूरोपियन एकीकरण एवं विस्तार, खासकर विस्तार। नए राष्ट्रों का यूरोपीय संघ में समावेश बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। नए राष्ट्रों के समावेश का समर्थन करने वालों का मानना है कि इससे लोकतंत्र का विस्तार होता है एवं यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी सबल मिलता है, जबकि विरोध करने वालों का मानना है कि यूरोपीय संघ अपनी वर्तमान राजनीतिक क्षमताओं एवं सीमाओं से परे एवं अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर जा रहा है, जो इसके हित में नहीं है। जहां तक
जनमत और राजनीतिक दलों का सवाल है, इस बारे में वे खासे सशंकित हैं। खासकर 2004 में एक साथ 10 नए सदस्य देश बनने के पश्चात यह आशंका तुर्की की उम्मीदवारी के बाद और भी बलवती हो गई। एकीकरण एक दूसरा महत्वपूर्ण मामला है, जहां अक्सर माना जाता है कि राष्ट्रीय भावनाएं अक्सर यूरोपीय संघ के बृहत उद्देश्यों से टकराहट मोल लेती रहती हैं। विभिन्न राष्ट्रों के बीच समन्वय का लक्ष्य अक्सर राष्ट्रीय शक्तियों को यूरोपीय संघ में विलीन करने को बाध्य करता है, जिसकी आलोचना अक्सर यूरोस्केपिस्ट लोगों द्वारा संप्रभुता खोने का डर दिखाकर की जाती है। सन 2004 में राष्ट्रीय नेताओं एवं यूरोपीय संघ के अधिकारियों द्वारा एक साझा यूरोपीय संविधान पर सहमति बनाई गई थी, लेकिन इसे 2 सदस्य राष्ट्रों के जनमत सर्वेक्षण में खारिज कर दिए जाने के कारण लागू नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें डर था कि अन्य देशों में भी इसे खारिज कर दिया जाएगा। बाद में अक्टूबर 2007 में लिस्बन समझौते के बाद एक नया संविधान बनाया गया, जिसमें ज्यादातर पुराने नियमों एवं प्रावधानों को रखा गया। प्रस्तावित समझौते का 2009 में प्रभावी होना तय किया गया है। यदि यह सर्व स्वीकृत हो गया तो इसे यूरोपियन संसद की शक्तियां काफी बढ़ जाएंगी। इस समझौते के लागू होने के ऊपर उल्लेख किए गए पिलर्स भी निष्प्रभावी हो जाएंगे। विदेश नीति के बहुत से मुद्दे विभिन्न राष्ट्रों के बीच सुलझाए जाने के बजाय सीधे सीधे यूरोपियन संघ की संस्थाओं द्वारा निर्देशन एवं संचालित होंगी। यूरोपीय संघ के बारे में ये छोटा सा लेक्चर है, और क्योंकि पुस्तकों में ये नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कहीं से इसके बारे में थोड़ा कुछ मटेरियल जुटाएं। तो और थोड़ा इसके ऊपर खोजिए और अपना नोट बना लीजिए। थैंक यू।